नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं हाल फिलहाल बरसात हो रही है और काफी कुछ हमने ये देखा कि हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात का अंदेशा यहाँ पर रहा। लेकिन क्या 2023 वाले हालात एक बार फिर से दिल्ली को झेलने पड़ सकते हैं? और सवाल ये है कि जिस तरह से मुंबई में हम पूरा दिन आज बरसात देख रहे हैं और हाल फिलहाल पहाड़ी राज्य चाहे उत्तराखंड हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, बादल फटने की घटनाएं हुई, ये तमाम घटनाओं पर इनके मायने समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं एनडीटीवी पर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मौसम विभाग के एक्स डायरेक्टर जनरल आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार और जय जी। बहुत जरूरी। जी नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की ही अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं जिस तरह से बरसात हुई और बहुत कम वक्त में कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है। और हाल फिलहाल अब हम देख रहे हैं इस वक्त यमुना जो है वो जो उसका डेंजर लेवल है उससे ऊपर बह रही है। क्या 2023 जैसे हालात एक बार फिर दिल्ली वासियों को झेलने पड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप मौसम विभाग से ताल्लुक रखते रहे हैं, एक लंबा अनुभव आपको रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, पहले तो ये जो आपने कहा कि जगह जगह जल भराव हो रहा है, वो तो एक नॉर्मल फीचर है, क्योंकि ड्रेन्स हमने सारे जो है बिल्कुल, या तो वो कहते हैं पटे हुए हैं कचरे से, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। जब तक आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारेंगे, प्लस कुछ ऐसे अंडर पासेस वगैरह हैं जहाँ पानी अक्सर इकट्ठा होता है, सालों से इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें भी आपको पंप वगैरह निकाल के रेगुलरली उसमें पानी निकालना पड़ेगा। तो एक तो एक प्रॉब्लम होगी, और वो तो होगी जब भी रेनी सीजन होगा और प्रॉपर स्लोप नहीं होगी, ड्रेन्स प्रॉपर अच्छे नहीं होंगे, वाटर आप एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएंगी। अब शायद ये वो माइनर प्रॉब्लम है, मगर होती है हर साल, अब भी जी। हो रही है। दूसरी तरफ ये जो यमुना की फ्लड में बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। यमुना का जो अलर्ट लेवल है 204.3 मीटर्स जो है उसका अलर्ट लेवल है, और 205.33 मीटर्स जो है वो आपका डेंजर लेवल है। जी। और इस समय बिल्कुल सही बात है, जो वो लेवल को क्रॉस कर चुका है पानी, और इस समय फ्लड जो है ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। इट्स ए फ्लड इन यमुना। और ये आता क्यों है? देखिए, जो ये नदी है यमुना नदी, इसका जो मेजर कैचमेंट है वो कैचमेंट है हिमाचल और उत्तराखंड। जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर दोनों को ये यमुना रिवर डिवाइड करती है, हिमाचल और उत्तराखंड को। तो जो दोनों के कैचमेंट है उसमें जब झमाझम बारिश होती है तो वो पानी नीचे आता है। और ठीक है, तो उसके कारण होती है, दिल्ली की बारिश के कारण इसमें फ्लड नहीं आता। इसका फ्लड का मेन कारण है अपर कैचमेंट में, जो कि है भी आपका बिल्कुल ग्रेडियंट है, स्लोप है। और जैसे ही वो हरियाणा में एंटर करती है यमुना, उसके बाद वो फ्लैट हो जाता है ग्रेडियंट, तो टाइम लगता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात यह है कि 48 घंटे आपको लगते हैं ऊपर जो पानी हिमाचल और उत्तराखंड का उसको दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो ये आपको समय देता है, बताता है कि इतने समय पे आ जाएगा, तो हम लोग उसको इजीली जो है वार्निंग दे सकते हैं। सर, एक इसमें एक चीज बात और मैं पूछना जी चाहूंगी कि बैराज के जब गेट खोल दिए जी जाते हैं, क्या जी, वो भी बाढ़ आने का एक कारण होता है? वो देखिए, वो एक्सीलेंट, आपने अभी जो पानी को थोड़ा सा आपने रोका हुआ था, या उस वहां से आप पानी को डाइवर्ट करते हैं हमने कैनाल्स वगैरह में। अब जी। जब आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा पानी आ गया, आप ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो आप वो गेट भी खोल देते हैं। अक्सर वो इसलिए रखा जाता है कि इरिगेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज हो जाए, कैनाल्स में डाइवर्ट कर दिया जाए। और जब पीछे से आपको लग रहा है कि बहुत पानी आ रहा है, तो फिर हम्म। आप वो भी छोड़ देते हैं। तो नेचुरली ऑलरेडी हम्म। लेवल बढ़ चुका है, और ऊपर हम्म। इतने लाख क्यूसेक पानी आप और छोड़ देंगे, तो वो हम्म। खैर पता रहता है कि जब पानी छोड़ा थे वहां से, बैराज से लेके यहाँ तक आने में 24 घंटे लगेंगे। तो वो उसके जी। अकॉर्डिंगली पता रहता है कि लेवल बढ़ने वाला है। जी। जी। आपको कैचमेंट का एरिया मालूम है, हम्म। डेप्थ ऑफ रेनफॉल मालूम है। हम्म। एरिया इंटू डेप्थ जो है आपका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आ रहा है, वो क्यू इतने लैक्स ऑफ क्यूसेक्स ऑफ पानी आ रहा है। अब वो हम्म। पानी आके हमारे हम्म। जो नदी का है उसके लेवल को कितना बढ़ा देगा, हम्म। हम्म। उसके आधार पे पहले से प्रिडिक्शन दे दिया था कि भाई फ्लड आने वाला है इसके अंदर, और ठीक हम्म। वैसा ही हुआ। और वो हम्म। लेवल क्रॉस कर गए। तो हम्म। बिल्कुल सही का, अपर जो कैचमेंट में रेनफॉल, हथनी हम्म। बैराज से जो पानी एक्स्ट्रा छोड़ा गया, ये सब पानी तो वहां भी हम्म। इसलिए छोड़ा गया कि ऊपर ज्यादा बारिश हो रही थी। जी। 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 तो मेजर कैचमेंट, अपर कैचमेंट में जो बारिश होती है वो, हाँ। उसके कारण फ्लड आता है। जी। ठीक है, जी। तो अभी पीछे आपने देखा होगा कि हिमाचल है और उत्तराखंड में, दोनों में झमाझम बारिश हो रही थी। हम्म। कुछ जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल की, फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आई हमारे। तो क्लाउड बर्स्ट हुआ जी। सो कॉल्ड क्लाउड बस, वो तो डिपेंड करेगा कि किसने बोला है वो क्लाउड बस। तो अच्छा। ओके, तो हम्म। बट फ्लैश फ्लड वाज डेफिनेटली देयर। ठीक है, ओके। तो
अब वो जो पानी है नेचुरली नीचे आएगा, और इस कैचमेंट में इतनी वर्षा हो रही थी, वो पानी उसने इसका लेवल बढ़ा दिया। और अभी सही बात है, ये चिंता का विषय है, मगर वही बात है, सरकारों को बता दिया जाता है। मैं तो लकीली मैं 4 साल ये फ्लड मैट ऑफिस का हेड था दिल्ली में, 98 से 2002। तो ये मेरा काम था कि यमुना को पूरा मॉनिटर करना, ओरिजिन से लेकर और आगरा तक मेरा काम था कि इनको फोरकास्ट देना, जी। और यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को भी बताना, और साथ में सेंट्रल वाटर कमीशन, क्योंकि फ्लड फोरकास्टिंग जो होती है वो सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। बिल्कुल। हम लोग उसको फ्लड की इनपुट्स देते हैं। हम हाँ। क्या देते हैं इसको, हम उनसे बोलते हैं आप हमें नदी का लेवल दीजिए। जैसे हमें पता है कि लेवल 2003 मीटर है, 203 मीटर है। 203। हाँ। अब मुझे ये मालूम है कि उसका कैचमेंट इतना बड़ा है, और इतनी मैंने उनको जो वार्निंग फोरकास्ट दी है, मैंने बोला कि आपके कैचमेंट में 5 सेंटीमीटर बारिश होगी, तो वो 5 वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू डेप्थ हो जाएगा वॉल्यूम, यानी इतना पानी नीचे आने वाला है, और इसका लेवल 1-2 मीटर बढ़ जाएगा। तो उसी आधार पर सेंट्रल वाटर कमीशन एकदम वार्निंग दे देता है, और ठीक वैसा ही हुआ। और उसके बाद अब जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम है कि यदि लेवल थोड़ा और बढ़ता है तो इमीडिएटली उन लोगों को वहां पर जो आसपास के लोग बसे हुए हैं यमुना के फ्लड प्लेन में, जो कि बिल्कुल गलत है, वो बसावट नहीं होनी चाहिए, वहां पे पार्क्स और पेड़ इत्यादि होने चाहिए, मगर लोग बस चुके हैं, तो अब उनको सरकार हटाएगी। बिल्कुल तो एडवाइजरी दे दी गई है उनको, हाँ वहां से जी, सुरक्षित स्थानों पे जाने के लिए पहले कहा तो गया है। एकदम नदी किनारे तो जाना ही नहीं है। हाँ। और जो अब वहाँ आसपास के लोग हैं जो बिल्कुल एकदम फ्लड प्लेन में आगे घुस के अंदर जो झोपड़पट्टी या कुछ भी बनाया स्ट्रक्चर, उनको तो वहां से निकाल देना चाहिए अभी बिल्कुल। मगर एक अच्छी बात यह कि शायद अब थोड़ा कैचमेंट में वर्षा कम हो रही है जी। तो उसके लगते ऐसा लग रहा है कि अब कल के बाद से ये लेवल फिर नीचे आ जाए, तो ये टेम्परेरी, मगर फिर भी ये है कि क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है और हमें पास का एक्सपीरियंस है, 2023 में आपने बताया, और इससे पहले तो 1978 में तो आपका मॉडल टाउन तक डूब गया था 1 मंजिल। वो एक बहुत बड़ा केस है कि दैट वाज द वर्स्ट फ्लड सिनेरियो इन दिल्ली, आपका मॉडल टाउन तक आ चुका था। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे ये जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई, एनक्रोचमेंट हुई नदी की, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट ने अलाउ किया। बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। आपने लाखों लोगों को बसा दिया है कैचमेंट के अंदर, नदी के फ्लड प्लेन में, विच इज आई मीन इलीगल। तो आपको फ्लड प्लेन में, फ्लड प्लेन इज फॉर द रिवर, नॉट फॉर द पीपल टू गो एंड लिव देयर। बिल्कुल सर, प्रकृति के साथ जब भी छेड़छाड़ होती है इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। मुंबई की अगर हम बात करें, आज हम देखा महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर से किस तरह से बरसात हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में वहां क्या पूर्वानुमान है? देखिए, अगेन वही बात आ गई कि ये जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन में बहुत भारी वर्षा, कभी कभी अत्यधिक भारी वर्षा होती है, मगर कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां बहुत, मुंबई इज नोन फॉर हेवी रेन्स। राइट। हिमालय, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहाँ सब में हेवी रेन होती है। असम हो गया आपका, तो मुंबई में भी वही बात है। आपके मुंबई की जो सिटी थी, मुझे लगता है वो प्लान किया गया था 2 या 5 लाख लोगों के लिए, और अभी मुझे लगता है वहां 3 करोड़ लोग रह रहे होंगे। तो अब ट्रेन तो वही पुराने हैं, और लो लाएंगे आप तो समुद्र के लेवल पर हो बिल्कुल। और खासकर वो जो आपकी नेकलेस रोड है, वो तो समुद्र का ही पार्ट थी, आपने उसमें पत्थर भरे और उसको आपने सड़क बना दी। ऐसे कितने सारे जो लोकल जो ट्रेन चलती हैं, वो रास्ते में पूरे आइलैंड्स थे, आपने वो पत्थर लगा के, मिट्टी भर भर के उसको सबको आइलैंड्स को जोड़ा है। और ये समुद्र जो है कभी ना कभी ये जमीन वापस ले लेगा अपने, क्योंकि वो तो समुद्र की जमीन है, आपने एनक्रोचमेंट किया है उसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स हम बनी रहेंगी जब तक आप ड्रेन्स को नहीं सुधारोगे। आप नीचे अंडरग्राउंड आपको बड़े बड़े ड्रेन्स लगाने पड़ेंगे नीचे, जिससे कि पानी सीधा जाए वहां और वो सीधा समुद्र में अंदर फेंक दे, इस तरह का करना पड़ेगा आपको ड्रेन्स। मगर वो ड्रेन्स तो चौक हो रखे हैं, आपके एनक्रोचमेंट हो रखी है ड्रेन्स के ऊपर, और ड्रेन्स भी पुराने हैं। तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, और हर मानसून सीजन में आप देखते हैं ये समस्या रहती है। और कई बार तो ये भी हो जाता है कि गटर वटर है, उसका ढक्कन भी किसी ने हटा दिया तो लोग उसमें गिर जाते हैं। तो जी, इस तरह इसलिए की सभी घटनाएं लोगों भी, को एहतियात दुर्घटनाएं भी बरतते हैं। होती हैं। जी जी बिल्कुल सर, ये पहाड़ी राज्य, अभी हमने देखा उत्तराखंड में धराली में जो कुछ हुआ, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, आप फ्लैश फ्लड का जिक्र ही कर रहे थे। पहाड़ी राज्यों में जो अभी इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या लग रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात, फिर मैंने जैसे आपको अभी बताया था पहले ही, मानसून सीजन में भारी वर्षा, बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा जो है नॉर्मल फीचर है, तो वो होता ही है, राइट। अब जो इस समय धराली में हमने देखा, एक चीज बिल्कुल तय है, इट वॉज ए फ्लैश फ्लड। अब सवाल है क्या वो बादल फटने की घटना थी?
तो उसी के ठीक साथ में जो लगा हुआ है धराली के साथ हर्षिल लगा हुआ है, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा स्टेशन है हाँ हर्षिल, वहां हाँ पर भी हाँ नुकसान हुआ। और वहां पे जो ऑटोमेटिक वेदर हाँ स्टेशन लगा है भारत मौसम विज्ञान विभाग का, उसमें सिर्फ मध्यम वर्षा है, हम्म, मध्यम हाँ वर्षा, हैवी रेन भी नहीं है। और क्लाउड हाँ बर्स्ट का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर वर्षा 1 घंटे में हो जाती। तो अब यदि वो वीडियो जो चल रहे थे, आपने देखा होगा डिफरेंट चैनल्स पे, तो वहां जो लोग वीडियो ले रहे थे उस समय वहां धराली में वर्षा नहीं हो रही थी। जैसे मैंने कहा कि जो यमुना में फ्लड है वो दिल्ली की बारिश के साथ नहीं होता, ऊपर कैचमेंट में बारिश होनी चाहिए। तो ठीक वही राइट धराली से जो आपने देखा जो फ्लैश फ्लड आ रहा था, हो सकता हाँ है उसके 30 40 50 किलोमीटर के जो उसका जो कैचमेंट एरिया है, उस हाँ कैचमेंट में या तो बहुत भारी वर्षा हुई हो, हाई हम्म इंटेंसिटी रेनफॉल हुई हो, और वहां हाँ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं। एक दूसरा ऐसा हो सकता हम्म है बारिश हो रही थी इतने दिनों से वहां पर, वो बारिश का जो पानी हो सकता है उसके, और क्योंकि कितने सारे वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, डैम्स बन रहे हैं, और ये लोग मलबा जो है नदी नालों और इनमें डाल देते हैं। तो हो सकता है इतना सारा हम्म मलबा पड़ा था, वो सारा मलबा लेके एक हम्म नेचुरल डैम बन गया, और पानी इकट्ठा होता रहा पीछे। हम्म और हो सकता है फिर वो जब फोर्स इतना ज्यादा हो गया तो वो टूटा और हाँ वो एकदम फ्लैश फ्लड आ गया। और कुछ का मानना है, राइट कोई कहता है कि ग्लेशियर कोई टूटा, तो ये सब तो बाद में हम्म पता चलेगी, मगर एक चीज तय जी है, फ्लैश फ्लड। अच्छा, अब सवाल है कि नुकसान, नुकसान तो देखिए, आप जहाँ वो लोग बसे थे वो नदी हम्म के अंदर बसे हुए थे। हम्म 2013 में जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था, जिसका कि मैंने सरकार को 3 से 4 दिन पहले पूर्वानुमान दे दिया था, हाँ उसमें हालांकि बहुत जाने भी गई, पर बहुत हजारों जाने बची भी, हम्म हमें सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मगर हम्म यहाँ क्या हुआ, 2013 में भी 10-10 फुट तक मलबा आ गया था इसी जगह पर जहां मकान बने हुए थे। हम्म तो लोगों ने उससे भी लेसन नहीं सीखा, हम्म सरकारों ने भी उनको अलाउ करा, हम्म और लोगों ने भी वहां मकान बनाए। जब एक बनाता गया तो उस और आगे आगे नदी में जाते, और वही तो सर ये एनक्रोचमेंट जो थी, गलत बिल्कुल प्लानिंग थी, उसी के चलते ये लोग गए। बिल्कुल सर, प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, अब सवाल यही उठता है कि क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए, वो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या फिर तमाम एजेंसीज हो, क्या कुछ किया जाए इस तरह की आपदाएं और इस तरह से जाने ना जाए। बिल्कुल। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें विकास चाहिए, हम्म कंट्री को आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, मिलिट्रीली आपको स्ट्रांग होना है, राइट हर स्टेट को अपनी इकोनॉमी को भी सुधारना है। तो यहाँ पे हम्म टूरिज्म जो है मेजर जो है अर्नर है, जॉब्स भी हम्म वही प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल और हाल फिलहाल में आपने देखा करोड़ों लोग जो है चार धाम यात्रा पे जाते हैं, और इसी रूट पर है वो धराली वगैरह के रूट पर। तो अब इतना टूरिस्ट आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है कि जो आप जो है उसके उनके लिए होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट, घर, वो सब नदी के पास बना दे रहे हो, नदी के फ्लड प्लेन में आके हम्म बना रहे हैं। एक दूसरी बात हो रही है कि हम्म भाई अब चाइना से हमारी प्रॉब्लम है, तो हमको 4 लेन बनाना है। तो आप जो है सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, आप पहाड़ को काट रहे हैं, तो आपको देखना है 30 डिग्री स्लोप से ज्यादा ज्यादा स्लोप है पहाड़ की, तो उसको नहीं काटना है, मगर उसको अनदेखी हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को तो फटाफट काम करना है, उसको ढंग से काटना है कि भाई ज्यादा काट दिया तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, वो क्या कर रहा है, ब्लास्टिंग कर दे रहा है उनकी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना है कि हम्म हमें भाई ऑल वेदर रोड चाहिए कि 4 लेन चाहिए। यदि दो हम्म दो लेन भी हो जाए मगर ऑल वेदर हो, मतलब चाहे जैसा भी मौसम हो, हम्म खराब हो, और हम वहां तक पहुंच पाए हम्म बॉर्डर में, वो दैट इज बेटर अप्रोच। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ग्लोबल लेवल पे जो हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्या उसका भी असर हमारे देश में भी दिख रहा है। देखिए, उसके कोई पूरा एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। ओके कहीं आइसोलेटेड इवेंट्स दिख रहे हैं कि भाई कुछ सालों में वहां थोड़ी भारी वर्षा की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है थोड़ी, हाँ मगर कहीं जगह थोड़ी सी मामूली कम भी है, और बाकी कई जगह नॉर्मल भी है। हाँ तो ये कह देना कि हर चीज जो हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो हम्म रही है, वो ठीक नहीं है। और हम्म। दूसरी बात है, वो आसान हो जाता है सभी, मतलब कि प्लानर्स के लिए और नेताओं के लिए बोलने के लिए, भाई ये तो हम क्या करें, तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। हम आप हम्म अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं मेन मुद्दों से। मेन हम्म मुद्दा हमारा लैंड यूज, लैंड कवर चेंज है। अब आप फॉरेस्ट काट के उसको खेत बना दे रहे हैं, खेत को भी घुस के नदी में बना दे रहे हैं, घर नदी में हम्म बना दे रहे हैं। तो अब लैंड यूज, लैंड कवर का प्रॉब्लम है, ये रॉन्ग हम्म प्लानिंग का वो है। तो हम्म आप मुद्दों से मत डाइवर्ट करिए, आप क्लाइमेट हम्म चलने दीजिए, मगर हम्म लोकल स्तर पे, अपने स्तर पे देखिए कि हम किस हम्म तरह की गवर्नेंस दे रहे हैं, क्यों हम लोगों को नदियों में बसने दे रहे हैं। जब हम्म तक हम उसको नहीं रोकेंगे, और ये ध्यान रख लीजिए, बाढ़ आना, भारी वर्षा होना, ये नेचुरल फिनोमेना होने चाहिए। जब हम्म बाढ़ आती है तो जितने आपके गंदे नाले, यमुना को ही देख लीजिए, यमुना हम्म में अब जाएंगे तो आप वो सारा गंद जो साल भर बह जाए। उठा था वो हाँ सारा बह के निकल गया। बह बाढ़ जाएगा। आना बहुत जरूरी है। पहाड़ों की हम्म जो सफाई होती है, पहाड़ों में कौन सफाई करता है नदी नालों की, नेचुरल प्रोसेस है ये। नेचुरल प्रोसेस है ये। तो बाढ़ तो हम्म आएगी, और यही बाढ़ जब जाती है तो आपके यूपी और बिहार के जो फैलती है मैदानी क्षेत्रों में, उसको हम्म उपजाऊ बनाती है, आपकी उपजाऊ खेती बनाती है, अच्छी हाँ। होती है। तो हम्म बाढ़ का आना अच्छा है, मगर हम्म यदि आप नदी के फ्लड प्लेन में नहीं घुसेंगे तो बाढ़ हाँ आगे चली जाएगी।
अगर आप अंदर घुस के मकान बनाएंगे, शॉप बनाएंगे, होटल बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, तो आप वो तो आपकी जान भी जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा। सर ये अगर इसको संक्षेप में अगर हम इसको सम अप करें तो वार्निंग लेवल पे, वाटर मैनेजमेंट के लेवल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लेवल पे एक एक लाइन में अगर आप बताएं क्या होना चाहिए। बिल्कुल, पहली बात तो है कि अर्ली वार्निंग, ध्यान रखिए कि अर्ली वार्निंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली वार्निंग होगी तो आप खतरा, कोई भी खतरा हो, भारी बारिश का हो, फ्लड का, आप उसको आपदा में नहीं बदलने देंगे। तो अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ करना है। उसमें भी 4 स्टेप हैं। रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैपिंग करनी है आपकी, कौन सा एरिया नदी के आसपास जो सबसे वाला खतरे वाला एरिया, वहां तो बिल्कुल ही बसावट नहीं होनी चाहिए। तो रिस्क मैपिंग करो, अच्छी वेदर फोरकास्टिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन, मैंने कहा रोड का कम्युनिकेशन, ऑल वेदर रोड चाहिए, वैसे ऑल वेदर कम्युनिकेशन चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, बिजली गई, मोबाइल ठप हो गया, आपका कुछ नहीं हो रहा, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो वहां आप लाएंगे टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो, जिससे कि कम्युनिटी रेडियो शुरू कर दीजिए हर कहते ब्लॉक लेवल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो नॉइस रिडक्शन, अच्छा हो जाएगा। और तीसरा एक्शन, कई बार ऐसा भी हुआ है, फोरकास्ट है, वार्निंग है, जैसे केदारनाथ के केस में हमने फोरकास्ट भी किया 4 दिन पहले, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट भी कर दिया, अखबार में भी आ गया, टीवी में आ गया, बट देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर एक्शन फ्रॉम द रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हजारों जाने चली, शेल्टर लगा देते लोगों को, वहां से हटा देते तो प्रॉब्लम नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, आप अल्टरनेट रोड बनाइए पहाड़ों में, आपके पास एक ही रोड है, वो टूट गई तो सारा आपके जैसे धराली में हो रहा था, ना आर्मी पहुंच पा रही थी, ना एनडीआरएफ पहुंच पा रही थी, क्योंकि है नहीं अल्टरनेट रोड। तो अल्टरनेट रोड बनाइए, शेल्टर बनाइए। जब ऐसे लोग होंगे जिनके घर डूबे, वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए शेल्टर होने चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना है आपको। तो यू हैव टू लर्न, तीसरा आपको लेसन लर्न करना है। और आम जनता के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट फैक्टरिंग वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग एंड बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, आप हर कहते खतरे को झेल सकते हो और उसके लिए तैयार रहेगी। और यदि आप यू आर वेल, जिसे कहते हैं फोर वॉर्न इज फोर आर्म्ड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा मैसेज यही लोगों को है, प्लीज स्टार्ट फैक्टरिंग वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग एंड बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट। ठीक है सर, बहुत ये दुरुस्त बात आपने कही। जागरूक रहेंगे तो बिल्कुल हम जो है सतर्क रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित भी बना सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर, इतनी अहम बातें और कम वक्त में बहुत सी जानकारियों से भरपूर। ये हमेशा ही आपसे जब भी बात की जाती है, बहुत से दर्शकों को हमारी जो है एक महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।